सो गाइस वेलकम अगेन सेकंड वीडियो। आज का ही सेकंड वीडियो में नहीं, आज मैथ्स नहीं चलने वाली है, प्लीज़ ये समझ, फिजिक्स ही चलेगी। फिजिक्स में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ जो बच्चे मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू जुड़े हुए थे और मेरी क्लासेस फिजिक्स की अटेंड कर रहे थे, डेली कर रहे थे, एंड मैंने अपनी क्लासेस अनफॉर्चुनेटली बंद कर दी फिजिक्स की और मैं जुट गया कि 11th क्लास चलो स्टार्ट करते हैं सब। सो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट नाउ हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th की क्लासेस अपनी, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं मैंने क्लासेस इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि मेरे यूट्यूबर्स जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से काफ़ी बच्चे 12th के थे जो एक्चुअल में बेनिफिट पा रहे थे इस चीज़ का, मेरी क्लासेस का बेनिफिट उनको मिल रहा था, बट मैंने पता नहीं क्या था क्या सोचकर वो क्लासेस ही बंद कर दी। तो वही क्लास मैं आज फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपनी जो पीछे छूटी हुई थी, और जो चैप्टर जहाँ तक पढ़ाया था मैंने उसी चैप्टर्स को आगे लेके चलूँगा मैं आज। तो आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जल्दी से मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी जल्दी से कवर करूँ। तो आज का चैप्टर जो है वो चैप्टर है आपका वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध एवं ओम का नियम। मोस्टली इस चैप्टर को ओम का नियम कहा जा सकता है क्योंकि 12th के सिलेबस से काफ़ी चीज़ें हटा दी गई हैं। सो इसे हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, ये इस नाम से जान सकते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। सो अब हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वैद्युत इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। बट बिफोर इन सब चीज़ों के हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, अब इलेक्ट्रोकाइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा वो गति करता हुआ नजर आएगा। अभी हम लोग ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या था, रुका हुआ था, चार्ज के बारे में पढ़ा था, या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, या व्हाटएवर जितनी भी चीज़ों के बारे में पढ़ा था वहाँ पे क्या था, चार्ज रुका हुआ था, एक अपनी पोजीशन पे रुका हुआ था। बट नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज जहाँ पे मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। सो इसी चैप्टर में जो सबसे पहली चीज़ पढ़नी है हमें, दैट इज इनमें हम लोग पढ़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गैसेस। तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैसेस, प्रिंसिपल सबसे पहले, इससे पहले करंट पढ़ेंगे, सबसे पहले करंट पढ़ेंगे। करंट मतलब धारा होती क्या है, फिर उसके बारे में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले करंट क्या होती है वो जानेंगे। सो करंट क्या होती है, एकांक समय में प्रवाहित होने वाली धारा, मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम, एकांक यूनिट टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कह सकते हैं, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम। मतलब अगर I जो है वो Q/T, इतनी सारी चीजें पढ़ी थी। उसके बाद इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। मतलब एक कोई कंडक्टर, उसमें जितने भी कोई भी एक कंडक्टर मतलब चालक जो ही है, जैसे तार वगैरह हो गए, कोई भी लोहा, कोई भी मेटल हो गई, धातु हो गई, वो सारी चीज़ें कंडक्टर्स होती हैं, नहीं चालक होती हैं। इनमें जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक टाइम में, एक यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकंड में मान लो हमने लेट लिया, तो 1 सेकंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। और इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। अगर डायमेंशनल फार्मूले की बात की जाए तो चूंकि ये एक फंडामेंटल यूनिट होती है, क्वांटिटी होती है उसकी फंडामेंटल यूनिट, और फंडामेंटल का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो कैपिटल A होता है, डायमेंशनल फार्मूला। और दिस इज अ वेक्टर। और स्केलर क्या होती है, कैसी क्वांटिटी भाई, दिस इज अ वेक्टर या स्केलर, क्या बताएंगे बताओ, बोल नहीं सकते, सॉरी आप बोलेंगे मैं सुन नहीं पाऊंगा। सो ये देखो करंट के बारे में एक अफवाहें क्या हैं कि हमारे दिमाग में कुछ आ जाते हैं डाउट्स कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। मैं सारी डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि करंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। मान लो करंट की एक प्रॉपर्टी होती है, करंट अगर मान लो एक डायरेक्शन, एक चार्ज है या एक कंडक्टर है, तो इसमें एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में फ्लो कर देती है। तो मान लो एक स्ट्रेट कंडक्टर है, तो इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये एक डायरेक्शन में, मतलब इसके डायरेक्शन में फ्लो करेगी। बट तो इसका मतलब क्या है, ये एक वेक्टर है, तो वेक्टर वाला सही करते हैं क्या, वेक्टर या स्केलर, तो क्या वेक्टर वाला सही है? नहीं भाई, वेक्टर क्वांटिटीज की एक खासियत होती है कि अगर वो एक डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी डायरेक्शन चेंज करने पे क्या होता है, उनकी जो वैल्यू होती है यानी मैग्नीट्यूड होता है यानी परिमाण जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। बट अगर मान लो हमने तो तार यहाँ पे था, ये तार आगे हमने जाके इधर मोड़ दिया जाके, अभी यहाँ पे आई की डायरेक्शन ये थी, अब यहाँ पे ऐसे हो गई, तो यहाँ पे आई की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में आ जाते हैं, इसलिए हम लोग ये इसको हम स्केलर कह सकते हैं, तो वेक्टर अब नहीं है। क्लियर। दूसरी चीज जो पैरेललोग्राम का रूल होता है, यानी समांतर चतुर्भुज का रूल होता है वेक्टरों के सदिशों के योग का, यानी वेक्टर्स का योग, ऐसा एडिशन का जो पैरेललोग्राम रूल होता है उसको भी ये फॉलो नहीं करती है, इसलिए भी ये एक स्केलर क्वांटिटी। तो हमारे पास कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सो ये थी करंट के बारे में। इसके फॉर्मूला एक और होता है, बिकॉज Q इक्वल टू NE होता है, तो वहाँ पे हम I इक्वल टू फॉर्मूला और लिख सकते हैं, I इक्वल टू N इंटू E/T। तो ये भी लिख सकते हैं, जहाँ पे E जो है वो एक ही वैल्यू होती है 1.6 × -19 कूलाम, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, ये होती है इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है पूरा इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद जो एक मेन कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मेन, वो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी या प्रिंसिपल, जो भी आप, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी। सी भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इसके बारे में जाना होगा। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं, सॉरी पसीना निकल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कमरा चारों तरफ से बंद है एंड पंखा चला नहीं सकते, एसी की जुगाड़ है नहीं, सो इसलिए गर्मी लग गई, थोड़ी सी पसीना आ रहा है, सॉरी इसके लिए। बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं, सो क्या है, मान लेते हैं कि कंडक्टर है कोई, मान लें कंडक्टर है, सो अभी कंडक्टर छोड़ दिया हमने कंडक्टर। आपको पता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो सारी चीज़ें होती हैं दुनिया में, जो भी एग्जिस्ट करता है या दुनिया की जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो उनमें छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बनी होती हैं, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती है, वे अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। उस परमाणु में क्या क्या होता है, तो एक परमाणु के स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि ये परमाणु है, इसकी इस फिक्स ऑर्बिट्स होती हैं कुछ, परमाणु के बीचों बीच में एक न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में भरे होते हैं, भाईचारा इनका बहुत ज़्यादा होता है, आपस में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इसके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों, इसकी निश्चित कक्षाओं में अपनी बेचारे गति किया करते हैं, घूमा करते हैं, सारा दिन चक्कर लगाया करते हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ना इनकी एनर्जी लॉस होती है। अच्छी चीज़ ये है कि इनकी एनर्जी लॉस नहीं होती है, हमारे बोहर के मॉडल में कंफर्म कर दिया गया था कि इनकी एनर्जी लॉस नहीं होती, वरना बेचारे मर चुके होते अब तक। और इससे परमाणु के एग्जिस्टेंस की पता नहीं चलता, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, फिर हम कंफर्म ना कर पाते। तो ये था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बताया गया कि एक अपने फिक्स ऑर्बिट में मूव किया करते हैं, जो इनकी सबसे बाहर वाली ऑर्बिट होती है। ठीक है, ये जितने नज़दीक होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इससे उतनी ज़्यादा बॉन्डेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन ये न्यूक्लियस कर सकते हो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो दोनों अट्रैक्शन फोर्स वर्क किया करता है। लेकिन जो जितनी दूर होगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ही कम होता है ना। तो यहाँ से यहाँ पे जो कूलॉम्स के लॉ से अगर देखा जाए तो इनके दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, बट चूंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो कूलॉम्स का लॉ यहाँ पे थोड़ा सा जो फोर्स होगा वो कमज़ोर होगा फोर्स यहाँ पे भी, बट थोड़ा कमज़ोर होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें हम आसानी से निकाल सकते हैं।
तो क्या किया जाता है, यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाए कहीं, या फिर फ्रिक्शन के थ्रू, फ्रिक्शन मतलब इन्हें रगड़ दिया जाए आपस में, या रगड़ के तो क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, मान लो हमने ऐसे रगड़ा तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, यहाँ से रगड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐसे कई, ये एक परमाणु तो होता है नहीं किसी में, एक एटम तो होता है नहीं किसी भी वायर है, मान लो कोई कंडक्टर है, तुम्हें एक सिर्फ इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स, कई सारे एटम्स होते हैं, और कई सारे एटम्स में ऐसे कई सारे जो सबसे आउटर मोस्ट सेल के, यानी सबसे बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो घूम निकल जाते हैं, अपने आप घूमा करते हैं पूरे इसमें। तो ऐसे जब घूमा करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, बाहर घूमा करते हैं, पूरे मूव किया करते हैं, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को जो घूम सकते हैं, मतलब किसी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स जो आराम से घूम सकते हैं, इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन गैस, दो नामों से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास एक लोहे का कंडक्टर है, या कोई भी कंडक्टर है, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन से ये घूम रहे हैं, खाली जो इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं भाई खाली घूमने वाले हैं, घुमक्कड़ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी काफ़ी रात हो गई है, अप्रॉक्सीमेट 12 बजे के करीब शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, तो इसलिए मे बी कि थोड़ा सा जानते ही हो शरीर की सारी क्रियाएँ चालू हैं, डाइजेशन ऑफ फूड चालू है। एक्चुअली तुम लोगों की वजह से मेरा जो खाना खाता हूँ मैं शाम को, डिनर कर चुका हूँ मैं, तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। सो पर्सनल बातें दूर एंड फोकस करते हैं क्लास में। सो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव किया करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। बस ये था फ्री इलेक्ट्रॉन की थ्योरी पूरी की पूरी। अब उसके बाद इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो सिद्धांत था वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन गैस भी के नाम से भी जानते हैं, तो अब दोनों में से कोई भी एक नाम याद रख सकते हैं, दोनों नाम याद कर रखते हैं, ज़्यादा फायदा है आपका। सो ये था इसके बारे में। अब उसके बाद इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है मीन फ्री पाथ, यानी माध्य मुक्त पथ। क्या होता है, माध्य मुक्त पथ। पता नहीं मार्कर में क्या दिक्कत है, ये सारा दिक्कत कर रहे हैं, मुझे मार्कर नया लेना पड़ेगा। पथ या इसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, रत नहीं पाथ नहीं, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ होता है क्या है एक्चुअल में, ये मान लेते हैं कंडक्टर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये बेचारे आपस में कोलिजन किया करते हैं। कोलिजन मतलब क्या, टकराते रहते हैं। मान लो यहाँ पे आया फिर यहाँ पे, ऐसा करके टकरा के वो निकलते हैं कि आपन रैंडमली मोशन क्या करते हैं, जिगजैग पथ पे, ठीक है, टेढ़े मेढ़े पथ पे गति किया करते हैं, और जिसे तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपस में कोलिजन करते हैं, टकराते रहते हैं। तो जब कोलिजन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मतलब जो कई सारी लगातार टक्करों के बीच में जो इनका गति किया करते हैं, और जो इनके द्वारा जो विभिन्न टक्करों के मध्य चली गई औसत दूरी होती है, मतलब दो टक्करों के मध्य चली गई औसत दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन अलग अलग, उनको ये फिक्स था नहीं कि भैया 1-1 मीटर की 6-6 मीटर की 6-6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इनको कोरोना भी नहीं होता, क्या हम लोगों का कोरोना इनमें जाए या ना जाए पता नहीं, बट ये कोरोना चला जाए यार, बहुत परेशान कर चुका है मुझे क्या, हम सबको। ये अब चूँकि इनके बीच में डिस्टेंसिंग जो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए हम एवरेज निकालते हैं कि यहाँ से यहाँ टकराने में जितना डिस्टेंस पहले इसका, यहाँ से यहाँ कई सारी डिस्टेंस निकाल के एवरेज निकालते हैं, और तब हमारा एवरेज जो निकलता है उससे बताते हैं कि जो एवरेज है इनका, तो ये क्या होता है, एवरेज पाथ होता है, एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाई मतलब जो एवरेज दूरी चलते हैं, मतलब दो लगातार टक्करों के मध्य जो औसत दूरी होती है, एवरेज डिस्टेंस होती है इनकी, वो होती है इसका मीन फ्री पाथ। क्या होती है, मीन फ्री पाथ। मैं समझा सकता हूँ आपको, नोट्स आप खुद से या तो आप मेरे वीडियो लेक्चर को सुन के बना सकते हैं, या फिर आप बुक रख सकते हैं थोड़ी सी हेल्प के लिए, मतलब दोनों चीज़ों को एक साथ, मतलब मेरा लेक्चर और बुक दोनों को मिला के आप नोट्स बनाएंगे। 100% मैं दावा करता हूँ कि आपको ऐसी नोट्स कभी नहीं मिलेंगी, मतलब ऐसी नोट्स आपको देखने को मतलब क्लास में मिलेंगी ही नहीं। जैसे नोट्स मैं यहाँ पे, अगर आप मेरी और बुक की मदद दोनों को लेके, बुक में प्रेफर करूँगा नूतन पब्लिकेशन
द बेस्ट फॉर क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए। बाकी आप अगर आईआईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो एक मेरे पास पब्लिकेशन है एलपी पब्लिकेशन, वो आप रेफर कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी बुक है। आई थिंक मतलब आईआईटी के लेवल के प्रिपरेशन के लिए भी अच्छी बुक है वो। सो हम लोग माध्यम मुक्त पढ़ चुके। उसके बाद फिर रिलैक्सेशन टाइम आता है, रिलैक्सेशन टाइम या फिर से बोलते हैं श्रांति काल। तो श्रांति काल क्या होता है, ये भी एवरेज ही होता है। सारी चीज़ों में हम एवरेज ही फाइंड आउट करते हैं हमेशा। सो रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है एक्चुअल में, जब ये इलेक्ट्रॉन जो गति किया करते हैं, आपस में टक्कर किया करते हैं, तो इनके जो दो टक्करों के मध्य लगने वाला औसत समय होता है, क्या होता है, दो लगातार टक्करों के मध्य औसत समय होता है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। इसे रिप्रेजेंट करते हैं टाउ, टफ नहीं टाउ है, TOUGH, टाउ या फिर टाउ लिखते हैं। रिलैक्सेशन को रिलैक्सेशन टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं किससे करते हैं, टाउ से। तो ये टाउ के समय ये होता क्या है, श्रांति काल, दो लगातार टक्करों के मध्य लगने वाला समय। इसके बाद हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे, दैट इज वो है आपका अनुगमन वेग। लास्ट है अनुगमन वेग। लेकिन अनुगमन वेग से पहले जब फिर से बनाना पड़ेगा, मुझे बार बार मिटा देता हूँ, बार बार मुझे एक ही चीज बनानी पड़ती है। आप लोग थोड़ा अच्छा सपोर्ट करिए जल्दी से जल्दी, ताकि हम लोग डिजिटल बोर्ड क्लास के बार बार इरेज करने वाला और ये बनाने वाला बड़ी समस्या भाई। तो हेल्प करिए थोड़ी सी जल्दी से। हेल्प मतलब खाली हेल्प कैसे करनी है आपको पता है, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए जल्दी से जल्दी, ताकि हम लोग ग्रो कर सके जल्दी से। सो क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकी दो तरीके की ऊर्जाएँ होती हैं। एक ऊष्मीय ऊर्जा होती है, ऊष्मीय गति होती है, और एक होती है अनुगमन वेग। तो ऊष्मीय गति जो होती है, ऊष्मीय वेग वो होता है इसका जीरो हमेशा। क्या होता है, शून्य या जीरो होता है। ऊष्मीय वेग जीरो क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे ये टक्कर वक्कर करते हैं और इनका जो औसत वेग या औसत ऊर्जा जो होती है वो शून्य होती है। सो इसीलिए इनका जो ऊष्मीय वेग होगा वो भी जीरो होगा। उसके बाद आता है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग होता क्या है एक्चुअल में, एक इलेक्ट्रॉन जब इसके एक सिरे पे एंटर करता है और दूसरे सिरे से एग्जिट करता है, तो उसके बीच में जो इनकी वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि यह टकराया वगैरह तो टाइम चेंज हो रहा है और इसके साथ इसका ये टाइप चेंज हो रहा है, तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, ये भी एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। एक सिरे से जब एंटर करता है दूसरे सिरे से, मतलब तो अनुगमन वेग क्या होता है, इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब एक इंटर किसी एक मतलब एक जो कंडक्टर है हमारा, उसके एक पॉइंट से एक सिरे से एंटर करता है दूसरे सिरे से निकलता है, तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है इसकी, वो होती है अनुगमन वेग, और या फिर इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसे VD से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, VD से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट जो होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड ही होती है इसकी यूनिट एमकेएस सिस्टम में। और क्या है इसके बारे में, ये दिस इज आल्सो वेक्टर नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि अलग अलग जगह पे चेंज होता है। वेग के नाम से इसे वेक्टर मत समझ लेना, स्केलर होती हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, थैंक यू। एंड अगर आपने पूरी क्लास देखी है तो आप मतलब इंटरेस्टेड हैं हमारी क्लासेस से, और इसका मतलब आप चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आप लोग नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें चैनल हमारे वीडियोस को, और आपकी सपोर्ट की एज यू नो की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।